हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स है ना, जिसमें हमारा आ गया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद एक पैरामीटर और बचता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पे जाने से पहले स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं अच्छे से, क्योंकि यहां से हमारा न्यूमेरिकल आने लगता है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके न्यूमेरिकल्स पे डेप्थ में स्टडी करने के लिए कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। और ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए नहीं, थ्रू आउट 11-12 है ना, कंप्लीट जो हमारा कोर्स है उसमें हर फिजिक्स के हर एक यूनिट में इसका यूज होगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें इसके बेसिक इनिशियल नॉलेज हमारे पास इसका रहे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मैथमेटिकल टॉपिक्स, ठीक है, बेसिक में कवर करूंगा। इतना ही कवर करूंगा, वो मेन पॉइंट्स जिसका कि हमें फिजिक्स में जरूरत है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का टीचर जब इसको पढ़ाता है तो बहुत डेप्थ में जाकर के लॉन्ग फॉर्म में पढ़ाएगा। हम बिल्कुल बेसिक वे में हम पढ़ेंगे तो डेप्थ में ही, ऐसा नहीं है, बट हाँ हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे जिसका हमें जरूरत है। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है उसका नाम होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो लेट्स स्टडी डिफरेंशिएशन। चलिए, कुछ मैथमेटिकल टर्म होते हैं, पहले उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला होता है हमारा कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है वैसा पैरामीटर या वैसा चीज जो वेरी नहीं कर रहा। वेरी मतलब जो चेंज नहीं हो रहा हो। कांस्टेंट को हम जनरली सी से डिपेंड करते हैं और ये चेंज नहीं होता है। तो आप ही बताओ मैथमेटिक्स में क्या है जो चेंज नहीं होता है? नंबर्स। कोई भी नंबर कभी चेंज नहीं होगा। 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है। तो इसके एग्जांपल्स में हम थोड़ा लिख लेंगे। एग्जांपल्स में हम लेंगे 1, 2 है 3, या फिर साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 भी याद रखिएगा बच्चा, ये भी कांस्टेंट है। साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, है ना। साइन 30 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, तो साइन 30 भी एक तरह का कांस्टेंट है। अच्छा, ई स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है कि ई की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, तो 2.7 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। तो दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। वैसी चीजें जो कांस्टेंट, जो वेरी नहीं करेगी, वो हमारा कांस्टेंट होगा। दूसरा टर्म देख लेते हैं, वो है वेरिएबल। अगर हम कांस्टेंट को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें ऐसी होगी जो वेरी कर रही हो, जो चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसको जनरली हम किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इन जनरल हम हमेशा एक्स और वाई से डिनोट करते हैं इसको। वैसे हम अल्फा, बीटा, जरूरत के अकॉर्डिंग जहां ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं हम एक्स, वाई, अल्फा, बीटा, गामा अपनी मर्जी से कुछ भी लेते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये होता है क्या डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, है ना। तो मान लेते हैं कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लिख सकता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x यूज हो रहा है और एक y यूज हो रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, इतना तो समझ में आ रहा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 हो जाए स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। इज इट राइट? मतलब कि x के वैल्यू पे y की वैल्यू हमें मिल रही है। अगर मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रखूं तो ये एक्सप्रेशन क्या करता है? y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता है ना। तो ये जो x है, यहां पर x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि हम इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल असलदार अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, जबकि y यहां पे क्या जाएगा? y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं है, वो एक रूल को फॉलो कर रही है।
और x पे डिपेंड कर रही है। जब x की वैल्यू 1 है तब ही y की वैल्यू 3 है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 21 है। इसका मतलब y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं y डिपेंड्स अपॉन x? बोला जा सकता है बिल्कुल ऐसा। इस एक्सप्रेशन में y क्या है? x पे डिपेंड कर रहा है। इसका उल्टा भी बोला जा सकता है। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं, ठीक है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की मिलेगी। इज इट राइट? जैसे मान लो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, x के हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। तो उस तरह के केस में फिर क्या हो जाएगा? y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब फिलहाल तो हम बोल सकते हैं y डिपेंड्स अपॉन x इस केस में। मान लो मैंने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें। y की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं, x की वैल्यू 1, y की जगह पे 2 पुट करूं, x की जगह पे x की वैल्यू 4। इस बार y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। x क्या हो गया? डिपेंडेंट। और क्या मैं बोल सकता हूं कि x डिपेंड्स अपॉन x ऑन 1? बोला जा सकता है ऐसा। तो ये जो हम जब बोलते हैं कि y डिपेंड्स अपॉन x या x डिपेंड्स अपॉन y, इसको टेक्निकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो x मेरा क्या है? x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या लिखेंगे? जब ऐसा रहेगा कि x डिपेंड्स अपॉन y तो मैं लिखूंगा x इज द फंक्शन ऑफ y। x इज द फंक्शन ऑफ y। अब यहां पर y क्या है? x y का फंक्शन है, मतलब x y पे डिपेंड कर रहा है, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x मेरा क्या हो जाएगा? x मेरा हो जाएगा x हो जाएगा इंडिपेंडेंट और y हो जाएगा डिपेंडेंट। क्लियर है क्या? तो दो टर्म हमने देखे, दो मैथमेटिकल टर्म, एक को बोलते हैं कांस्टेंट, दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से होता हुआ। अब एक टर्म होता है स्लोप, ठीक है ना। स्लोप का मतलब ही होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। where theta is the angle made by the line or tangent। क्या है? एंगल। स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। थर्ड टर्म स्लोप क्या होता है? tan थीटा, where theta is what? Theta is the angle made by the line or tangent at any point on x, at any point on a curve with positive x-axis, with positive x-axis। बात समझ में आया? मतलब ये कि मान लो मेरे पास ये x है, ये अपना y है और कोई लाइन है इस तरह से, तो ये लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो होता है थीटा। और अगर इसका मैं टेंजेंट लिखूं, दैट इज tan थीटा, तो यही क्या हो जाएगा? स्लोप। बात समझ में आ रहा? अगर मैं ऐसा देखो, दूसरा मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। मान लो इस तरह से लिखा, ये x लिखा, ये y लिखा और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ ही एंगल मेजर होता है, ये एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज योर थीटा और इसका जो टेंजेंट हो जाएगा tan थीटा, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप। ठीक है ना। मान लो कोई कर्व है, इस तरह से,
ठीक है, ऐसा कोई कर्व। अब मुझे किसी पॉइंट पे क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको मेजर कर लेंगे और उसका टेंजेंट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज tan थीटा। वो क्या हो जाएगा, स्लोप उस पॉइंट पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन। अगर लाइन है तो लाइन, और अगर कोई कर्व है और मुझे किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और वो टेंजेंट तो समझ में आता होगा ना, जो किसी पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे कर्व के लिए किसी पॉइंट पे, और उसका एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है जो वो बना रहा उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, और उसका tan वैल्यू लिख देंगे, दैट इज tan थीटा। वही क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, स्लोप एट पॉइंट P। लॉजिक क्लियर है क्या? तो थर्ड टर्म हमारा होता है क्या, स्लोप। और ये स्लोप से ही हम डिफरेंशिएशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप फाइंड करना, रेट फाइंड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा समझो कि मान लो मैं एक लाइन लेता हूं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो ये एंगल थीटा, इज इट राइट? मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, यहां पे भी एंगल थीटा सेम है, बिकॉज ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो थीटा सेम, मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो थीटा सेम। इसका मतलब कि इस केस में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करूं, इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करूं या इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करूं, हर जगह स्लोप की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, tan थीटा, और वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इज इट राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में स्लोप दैट इज योर tan थीटा क्या है, वो कांस्टेंट। क्या है वो, कांस्टेंट। इज इट राइट? स्लोप tan थीटा और उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब अगर मुझे इसके स्लोप की वैल्यू मेजर करनी है, एक तो तरीका ये है कि थीटा मेजर कर लो। दूसरा तरीका होता है कि मान कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं उस लाइन पे। मान लेते हैं एक पॉइंट ये लेते हैं x1 और दूसरा ले लेते हैं y1, और दूसरा पॉइंट मान लो यहां पे ले लेते हैं x2 और ये ले लेते हैं y2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक ट्रायंगल बना देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहां से, इज इट राइट? ये ट्रायंगल बन रहा। तो ध्यान से देख, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो है x1, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2। इज इट राइट? और y में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है y1, और y में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है y2। इज इट राइट? इस ट्रायंगल को अगर मैं यहां से निकाल करके कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, y2, और ये कितना है, y1। तो ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा x2, ये अपना x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा और ये थीटा तो सेम है ना, तो ये थीटा है। और आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा ही अपना क्या होता है, स्लोप। इज इट राइट? तो क्या मैं लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर क्या है अपना, y2 माइनस y1, और बेस क्या है अपना, x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप ऑफ अ लाइन। इज इट राइट? ये क्या मिला, स्लोप ऑफ अ लाइन। फॉर्मूला भी काम का फॉर्मूला है,
और इसी से होकर के धीरे धीरे हम कहां पहुंचेंगे, डिफरेंशिएशन पे पहुंचेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या मिला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और क्या ये जो स्लोप है ये किसी भी पॉइंट पे हम बोले तो वो क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन एट एनी पॉइंट कांस्टेंट। बोल सकता हूं ऐसा, चेंज नहीं होता है इसका स्लोप। किसका, लाइन का। वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो जो लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे तो उतना ही होगा। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? तो अब एक और देखते हैं, अब समझते हैं कि अब एक और ग्राफ लेते हैं, उस पर समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तो लाइन था, अगर हमारे पास कोई कर्व हुआ ऐसा, तो अब देखो मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, तो क्या मैं कर्व का स्लोप फाइंड कर सकता हूं? जैसे मैंने बोला स्लोप ऑफ अ लाइन, तो लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज इट राइट? और जो लाइन का स्लोप होगा वो उसके हर एक पॉइंट का स्लोप होगा। तो हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वही क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। अब अगर मैं इस कर्व में बोलूं कि तुम इसके कर्व का स्लोप बताओ, तो भाई इसमें ध्यान से देखो, तो हर एक पॉइंट का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, θ1। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट का स्लोप θ2। इज इट राइट? तो ध्यान से देखो, यहां पर स्लोप कम है, यहां पे स्लोप ज्यादा है। यहां पे tan थीटा छोटा है ना, यहां पे थीटा लार्ज है, तो यहां का स्लोप कम है, यहां का स्लोप ज्यादा है। तो जब कर्व की बात करते हैं तो कर्व में हर एक पॉइंट का स्लोप, कर्व में हर एक पॉइंट का स्लोप सेम नहीं होता है, बल्कि चेंज होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन केस ऑफ अ कर्व स्लोप at any point slope changes point to point। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, स्लोप हमारा चेंज होता है। इज इट राइट? तो अगर इस केस में मुझे स्लोप निकालना है, तो भाई इस केस में तो स्लोप एक कर्व का तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे लाइन का स्लोप डिफाइंड हुआ और वही उसके हर एक पॉइंट का स्लोप है, बार बार ये बात बोल रहा हूं, वही उसके हर एक पॉइंट का स्लोप है। लेकिन इस केस में हर एक पॉइंट का तो स्लोप डिफाइंड हो ही नहीं सकता, सॉरी कर्व का तो स्लोप डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का स्लोप। मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का स्लोप। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे डिफाइन करते हैं, पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। अब देखो, यहां तक लिख दिया ना, अब ऐसा है कि देखो फिर से वही कर्व ड्रॉ करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि इसका स्लोप जो है, कर्व का स्लोप डिफाइंड नहीं हो सकता, बल्कि उसे किसी एक पॉइंट का स्लोप डिफाइंड होगा। देखो ना, मान लो कि मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक लेता हूं x1 y1 और दूसरा लेता हूं x2 y2। इज इट राइट? और अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं, इज इट राइट? तो देखो इसमें जितने पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसका किसी एक पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे। और स्लोप किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करने का भी तरीका बड़ा अच्छा है ना, बहुत शानदार तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो ये 1 पॉइंट है और ये मेरा 2 पॉइंट।
हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 जो है वेरी क्लोज टू 2। जो 2 पॉइंट हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, वो बहुत नजदीक लेते हैं। बात समझ आ रहा? देखो अगर मैं इन दोनों को करूंगा ना तो टेंजेंट तो बनेगा ही, स्लोप हम निकाल ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, इसको नजदीक लेते जाते हैं। तो जैसे जैसे नजदीक लेके जाएंगे ना, ऐसा मान लो कि बिल्कुल ऐसा नजदीक यहां लेके आ गए, समझो इस जगह पे लेके। तब ये पॉइंट और ये पॉइंट इतने नजदीक हैं कि अगर मैं इनका ट्रायंगल बनाऊं, ये कुछ देख ऐसा ट्रायंगल बन रहा, इज इट राइट? और अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो टेंजेंट होगा, और जो ये एंगल बनाएगा थीटा, जो एंगल ये थीटा बना रहा वही एंगल इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे थीटा बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ये चीज? ये यहीं पे समझ में आता है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल नजदीक है, इतना नजदीक है कि जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को कवर कर लेगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा, जो यहां थीटा बनेगा वही थीटा यहां बनेगा। अब ये थीटा अगर हम मेजर कर लें तो हमारा स्लोप निकल जाएगा कहां पे, इस पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 जो है क्या है, वो 2 के बहुत क्लोज है, सच दैट x2 is equal to x1 plus dx। बिल्कुल छोटा सा dx, बिल्कुल छोटा, इतना छोटा कि तुम सोच भी नहीं सकते, उतना ही छोटा है ये dx। बिल्कुल मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता हूं 2 पॉइंट को, उतना छोटा है। ये भी बहुत लार्ज है, अगर ये 2 पॉइंट को मैं नजदीक में ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी काफी लार्ज है, बिल्कुल छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल ऐसा। तो अब अगर यहां पे ये दोनों पॉइंट है तो बिल्कुल एक सेम है, x2 is equals to x1 plus dx and y2 is equals to y1 plus dy। Getting my point? Then slope at any point क्या हो जाएगा भाई, देखो ये ट्रायंगल बनाता हूं, ये छोटा वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है ना, छोटा वाला, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, इस पॉइंट को दिया x1 और इसको दिया y1, और इस पॉइंट को दिया था x1 प्लस dx और y1 प्लस dx, सॉरी dy। सही है क्या? तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy y2 माइनस y1 dy x2 माइनस x1, ये हो जाएगा dx, और ये है अपना थीटा। स्लोप एट एनी पॉइंट है वो क्या डिफाइंड होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन dx। समझ में आ रहा? तो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। ये होता क्या है, ये होता है स्लोप at any point on the curve, समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? और अभी आपको इससे पहले लिखाया था कि जो स्लोप होता है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है। तो ये जो dy बाई dx है जो कि स्लोप है, जो कि tan थीटा है, कहां पे, किसी पॉइंट पे कर्व के, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा, वेरिएबल है और चेंज हो रहा, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट। तो अब क्वेश्चन यहां तक तो ये फॉर्मूला क्लियर है ना, tan थीटा इज इक्वल टू dy। मुझे अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना तो हम dy अपॉन dx निकालते हैं। समझाता हूं क्या है dy अपॉन dx। तो क्या निकालते हैं, dy अपॉन dx, ओके। और ये क्या है, ये वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, तो चेंज कर रहा, कैसा, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या अगर मुझे हर एक पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो क्या मैं हर बार क्या करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये छोटी सी वैल्यू dy लूंगा, और ये तो मुझे मालूम भी नहीं कि dy कितना छोटा है,
dx कितना छोटा है, तो फाइंड करना तो पॉसिबल है नहीं, ज्योमेट्रिकली इतना आसान नहीं है। लॉजिक क्लियर हो रहा? तो न्यूटन साहब ने क्या किया है, न्यूटन साहब ने हमें हर एक फंक्शन का क्या किया, एक फॉर्मूला दे दिया। क्या फाइंड करने के लिए? स्लोप फाइंड करने के लिए। कहां पे? किसी पॉइंट पे। और उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। उसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया क्यों आया है डिफरेंशिएशन, क्यों पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। ठीक है ना? मुझे अगर किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिकली तरीका होता है कि उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बना रहा उसका tan वैल्यू, tan थीटा, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप। लेकिन हर एक पॉइंट टू पॉइंट वो चेंज हो रहा, तो मुझे अगर 4, 5, 10 पॉइंट, अब यहां से लेके यहां तक अगर ध्यान से देख तो कितने पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट पॉइंट है। तो मैं अगर हर एक पॉइंट पे तुम्हें फाइंड करने के लिए बोल दूं फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी फाइंड करते, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट। समझ में आ रहा? तो किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए न्यूटन साहब ने हमें क्या किया, कुछ फॉर्मूलेस दे दिए। ठीक है ना? और उन फॉर्मूलों को जब एक साथ हम पढ़ते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मेन मतलब जो होता है वो यही होता है। लॉजिक क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जस्ट कुछ फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन है। चलें? स्लोप एट एनी पॉइंट फॉर द कर्व, ये हमें मिल गया और वो चेंज होता है। ठीक है? और इसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx का एक मतलब तो ज्योमेट्रिकल मतलब जो होता है वो क्या होता है? स्लोप। ये याद रखिएगा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला मेजर, आपके काम की चीज इतने देर में यही बताया, ये आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड। ठीक है? और दूसरा जो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है dy अपॉन dx का, ठीक है ना, इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है रेट। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, याद कीजिए स्टार्टिंग में बताया था कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, इफ अगर y क्या है? x का फंक्शन है। x हमारा क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? और ये उसका रेट होता है कि x में अगर चेंज होने का, चेंज नहीं है बच्चा, ये याद रखना, ये रेट है। x अगर चेंज हो रहा है 2 के रेट से, x अगर चेंज हो रहा है 2 के रेट से, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y में क्या होगा? ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? ये रेट है, चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉजिक क्लियर है? और फिर वही बात है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो हम फॉर्मूलेज कलेक्ट कर लें और फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका सीख लेंगे। और देखो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इसको तो आपके सर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ काम की चीज पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में इसका जितना यूज है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये भाई डिफरेंशिएशन कम से कम 2 महीने का टॉपिक है, तो मैं अगर पढ़ाऊंगा तो 2 महीने चलेगा। ठीक है ना? तो हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, ये क्लियर बात। हाँ ये है कि जिस तरह बता रहा हूं इससे बाहर फिजिक्स में यूज नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है? फॉर्मूलेज तो भाई हम समझते भी चलेंगे फॉर्मूलेज को। पहला y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका चेंज क्या होगा? चेंज होने का रेट 0 होता है। भाई कांस्टेंट का तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, वो तो कांस्टेंट है। कोई चीज अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसका चेंज होने का रेट भी क्या होगा?
जीरो होगा। तो y अगर कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx क्या होता है, जीरो। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, हम ऐसा लेते हैं, इसको मिटा दो, क्या लिख लो इसको पहले। एग्जाम्पल इसका समझते चलते हैं लोगों ने। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 5, है ना। y इज इक्वल टू 5, मुझे क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। पहले तो y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, सर ग्राफ बनाता हूं, ये y है, ये अपना x, y इज इक्वल टू 5, मान लेते हैं ये वैल्यू है 5। y इज इक्वल टू 5 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, 5। x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, 5। 1 2 3 4, ये होता है कांस्टेंट। y की वैल्यू क्या है, 5। x की वैल्यू कुछ भी रखो, y इज द फंक्शन ऑफ x, और x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, y की वैल्यू क्या है, 5। तो ये हमारा कर्व बना। और मैंने बोला हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा। थीटा क्या, एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसका tan थीटा निकालूं तो देखो तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका अगर मैं स्लोप बोलूं तो tan ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। सो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा इसका, समझ में आया। तो भाई मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है कांस्टेंट का, तो ये देखो इतना कुछ करना पड़ा। तो न्यूटन साहब ने हमें करके दे दिया है, बस ये समझो। तो ये है उसके पीछे का मैथमेटिक्स। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला अगर y क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का रेट क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो। dy अपॉन dx क्या हो गया, जीरो। तो उसके पीछे का मैथमेटिक्स ये था। अब हर बार हम इतना कुछ नहीं सोचेंगे, हमें सिंपल न्यूटन साहब ने दे दिया, हमें याद रखना है इस चीज को, ठीक है। डिफरेंशिएशन देने वाला न्यूटन था, ये याद रखिएगा। ओके, सो dy बाय dx इज व्हाट, जीरो। किसका, अगर y क्या हो, कांस्टेंट। अच्छा दूसरा मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना। y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाता है nx टू द पावर ऑफ n माइनस, ठीक है। अब सबका प्रूफ नहीं देंगे, मैथमेटिक्स में मिलता है सबका प्रूफ, आपको याद रखना है। dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, nx टू द पावर ऑफ n माइनस। एक एक एग्जांपल भी करते चलेंगे साथ में। एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास है y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। मैं बोलूंगा फाइंड dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा। तो n की जगह पे क्या है, n की जगह पे क्या है, 4। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना। समझ में आ रहा, x टू द पावर ऑफ n। थर्ड y is equals to x, y is equals to x, dy upon dx, dy upon dx is equals to 1।
तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स रहे कहीं पे, ठीक है ना, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है, 1 होता है। इसको भी समझते हैं। ये था सेकंड एग्जांपल, सेकंड के लिए। थर्ड के लिए देखो y इक्वल टू, बहुत आसान है, y इक्वल, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होगा वो जानते होंगे कि y इक्वल टू x जो है ये कैसा लाइन होता है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। और किसी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। यहाँ पर m की जगह पे क्या है, ध्यान से देखो, m की जगह पर है 1 और m जो होता है वो होता है स्लोप इस इक्वेशन में। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। लॉजिक क्लियर है? तो y इक्वल टू x, याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला, फटाफट फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, 3 हो गया, 4, y इज इक्वल टू ln ऑफ x। जो log है, जब बेस e होता है तो उसको ln लिखते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जनरली ln चलता है, log बेस 10 नहीं चलता। y इज इक्वल टू ln ऑफ ex। इसका dy अपॉन dx जो होगा दैट इज रेट हो जाता है 1 अपॉन x, याद रखना है आपको। 5वां, अगर y इज इक्वल टू हो a टू द पावर ऑफ x, ठीक है ना, where a is constant, a is constant, इसका dy अपॉन dx ये रहता है a टू द पावर ऑफ x log ऑफ a, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूले दे रहा हूं ये आपको मैथमेटिक्स के किसी भी बुक में मिल जाएगा। ये सब फॉर्मूले रूल है जो न्यूटन ने काफी कैलकुलेशंस करके दे दिया। तो हम ये कैसे आया, हाँ ये पढ़ना रहता है, ऐसा नहीं ये मैथमेटिक्स में पढ़ना रहेगा, हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज बस इतनी है कि अगर कहीं ये एक्सप्रेशन मिलता है हमें तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका रेट ये होगा, उसका स्लोप ये होगा, बस हमें इतना थीटा फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है या रेट फाइंड करना है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। y इज इक्वल टू, ये सब फंक्शन हमें मिलते हैं, वेव पढ़ोगे तो साइनसॉइडल फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना, a टू द पावर ऑफ x फंक्शन भी वेव में मिलेगा। y इज इक्वल टू sin x, y इज द फंक्शन ऑफ x, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू cos x, dy अपॉन dx माइनस साइन x, ठीक है। 8वां, y इज इक्वल टू tan x, dy अपॉन dx सेकंड स्क्वायर x, y इज इक्वल टू cot x, cot x का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, y इज इक्वल टू sec x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x tan x। इसमें से कुछ तो प्रूफ मैं दे दूंगा, थोड़ा आगे 1-2 रूल और पढ़ेंगे ना तो उसमें हम कोशिश करेंगे, जैसे tan x का क्यों होता है sec स्क्वायर x, तो थोड़ा एक प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी वो रूल पढ़े नहीं है तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x tan x। एक इनवर्स फंक्शन भी होता है, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कितने हो गए, 11 फॉर्मूले हो गए। चलो
लिखो यहां तक, फिर आगे बात करेंगे। बारहवां नंबर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x dy अपॉन dx। लिख लो, ये बहुत कम वैसे यूज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, काफी है इतना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और कोई बच रहा है क्या? tan इनवर्स x हो ही गया, sin इनवर्स x हो ही गया, बस काफी है। ठीक है, इतना याद रखिए, 12 फॉर्मूले। ठीक है, चलो ये कुछ फॉर्मूलेस थे हमारे पास, अब कुछ रूल्स पे आते हैं जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स में जो काम आएगा। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, निकाल लो इसको। चलिए क्या करेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल, y इज इक्वल टू कांस्टेंट into fx। y is equals to constant into fx, that is y is equals to c fx। अगर ऐसा रहा तो एग्जाम्पल साथ में समझते जाना। y is equals to 2x, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। 2 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? फंक्शन। तो y is equals to 2x। तो जब ऐसा रहता है तो dy upon dx जब निकालते हैं इसका, ठीक है ना, तो c जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, और fx का डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली हम लिखते हैं f डैश ऑफ x। fx का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? f डैश ऑफ x। लॉजिक क्लियर है? तो c बाहर आ जाता है, और जो fx है सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं d by dx ऑफ fx, that is c f dash of x। जैसे कि अब यहां के लिए लिखेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो 2 क्या है? कांस्टेंट, एज इट इज बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रूल नंबर 3 आपको फॉर्मूला लिखवाया हूं, 1 होता है। दूसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2 sin x, y इज इक्वल टू 2 sin x। देखिए यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट, और sin x क्या है? फंक्शन ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं तो 2 क्या हो जाएगा? बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2 cos x। बहुत सिंपल होता है, अगर फॉर्मूले आपको याद है। हाँ, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए आपको फॉर्मूले लिखा के दिया हूं। न्यूटन साहब ने फॉर्मूले दिए, हमको उसको यूज करना है। हाँ, उसका प्रूफ जिनको जानना है तो वो मैथमेटिक्स वाले सर आपको देंगे। इनका मैथमेटिक्स है तो नो डाउट उनको तो उनके सर देंगे ही मैथमेटिक्स में, ठीक है। और जिनका नहीं है उनको जरूरत भी नहीं है, उनको यूज करना आना चाहिए। y इज इक्वल टू, मान लो ऐसा लिखता हूं 2 e टू द पावर ऑफ x का फॉर्मूला नहीं दिया था, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2, और e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x होता है। एक फॉर्मूला और लिख देना, कितना हो गया था? 13 हो गया था ना, 14। y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x, dy अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर ऑफ x। सेम होता है, ठीक है। आंसर
ये था अपना रूल नंबर 1। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आंसर देते हैं। लॉजिक क्लियर? तो y इज इक्वल टू सी एफ एक्स, तो c बाहर रहेगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। चलिए ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला छूट गया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर ऐड होगा, दो फंक्शन अगर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं आपके पास ऐसा दिया हुआ y इज इक्वल टू u प्लस वी, y इज इक्वल टू u प्लस वी। सो u इज द वेयर u is the function of x, u is the function of x and v is also function of x। देखो y is equals to u plus v, जहां की u क्या है, u एक अलग फंक्शन हो सकता है, v अलग फंक्शन हो सकता है। तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली y भी किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। पॉइंट क्लियर है क्या? जब ऐसा रहे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये u किसी और का फंक्शन होगा, x का और v किसी और का, तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। चलिए, तो u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x, तो dy अपॉन dx, तो क्या मैं लिख सकता हूं, सो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। भाई अगर u x पे डिपेंड कर रहा और v भी x पे डिपेंड कर रहा, तो दोनों मिल करके y है, तो y भी क्या होगा, x पे डिपेंड करेगा। मैं बोल सकता हूं सो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो जब दो अलग अलग फंक्शन का, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2। फंक्शन का मतलब होता है रूल, साइन, कॉस, टेन, है ना, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। समझ में आ रहा? समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। मान लो एज फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, ठीक है। देख, ये अलग फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, और ये अलग फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये y जो है वो तीनों फंक्शन का क्या है, सम है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन करूंगा। मैं लिखूंगा dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कौन सा रूल अप्लाई होगा, x टू द पावर ऑफ n क्या होता है, nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। यहां पर है x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 दैट इज 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखवा के दिया था 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो dy upon dx is equal to 2x plus 1। Logic clear? Example 2. Y is equal to sin x minus cos x, ठीक है। देखो ये अलग फंक्शन है, ये साइनसोइडल फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो भी x पे डिपेंड कर रहा, और जो कोसाइन फंक्शन है वो भी x पे डिपेंड कर रहा। तो अगर u ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मान लेते हैं u, ये क्या है v, और ये है अपना u माइनस v। तो u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x।
सो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो मैं ये रूल अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, sin x का क्या हो जाएगा cos x, फॉर्मूला दिया हूं, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है आपको, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और वो याद होने चाहिए रट्टा एकदम, cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस cos x प्लस sin x, दैट इज योर dy अपॉन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो दो एग्जांपल और लेना है, इसका एग्जांपल एक और ले लेता हूं, जितनी मर्जी बोलोगे उतनी ले लूंगा, बट आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जांपल नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x, एक्स स्क्वायर प्लस log x। देख ये कैसा फंक्शन है, ये u है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये v है, और u प्लस v है, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। अगर मैं dy अपॉन dx निकालूंगा तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज dx ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस मैं करूंगा log x का डिफरेंशिएशन, ln ले दो, ln ऑफ x का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया था 2x nx टू द पावर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x टू द पावर ऑफ n nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस ln x का 1 अपॉन x, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dy अपॉन dx। बहुत सिंपल, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, आपको हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो न्यूटन ने दिया है वो आपको याद होना चाहिए और चाहिए ही, उसमें ई फॉर बट नहीं होता है, सर इतना याद कर लेते हैं, वो नहीं करेंगे, वो हार्ड है ना, वो इजी है, और उसी ने वो याद किया है तो मैं वो याद नहीं करता हूँ, है ना, कोई पड़ोसी याद कर लेता है तो अपन सोचते हैं कि अपना भी काम हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको याद होना चाहिए। रूल नंबर 3, प्रोडक्ट रूल। y is equals to u into v, where u is the function of x and v is also function of x। u भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, और v भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है तो नो डाउट y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट। और जब कभी ऐसा हो और मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत सिंपल, एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, याद रहेगा। एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, प्लस, ठीक है, प्लस है, दूसरे को बाहर रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट। रूल नंबर 30, एग्जाम्पल, y is equals to x sin x, y is equals to x sin x, dy upon dx। देख x क्या है u, sin x क्या है v, है ना, ये अलग फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, ये साइनसॉइडल फंक्शन है। एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, बहुत सिंपल। x बाहर था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस sin x बाहर है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1,
आंसर क्या हो गया, x cos x प्लस sin x। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x dy अपॉन dx। क्या हो जाएगा, एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, dy dx ऑफ e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ x को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो भाई एक्स स्क्वायर तो बाहर था, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ x को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आंसर यही पे आंसर लिख सकते हैं। ये था रूल नंबर 3। ओके, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवीजन रूल प्लस चेन रूल, डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू।